Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about comparison of microeconomics and macroeconomics, and we will also discuss about the importance of economics. Here is the definition of microeconomics and macroeconomics. Microeconomics deals with the single units of the economy. Microeconomics is the study of economic behavior of an individual, a group, or a company. For example, the consumer choice. जैसे कि लफ्ज़ माइक्रो से जाहिर है, माइक्रो मीन्स अ मिलियंथ पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का बिलियंथ पार्ट, कोई हम बहुत छोटे से हिस्से को माइक्रो कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमी से भी मुराद ये है कि हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी नहीं करते, बल्कि हम उसकी छोटे छोटे यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, सिंगल सेगमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, अ ग्रुप, अ कंपनी। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना, या एक मार्केट के बिहेवियर को स्टडी करना, या एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिहेवियर को स्टडी करना। While as compared to macroeconomics, macroeconomics is the study of economic behavior of a state, a nation or a global level. For example, हम इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, यानी डिफरेंट इकोनॉमिक फिनोमिनन। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से मुराद है कि बड़े बड़े एग्रीगेट्स की स्टडी करना, यानी सिंगल सेगमेंट्स की बजाय बड़े बड़े एग्रीगेट्स की स्टडी की जाए। यानी इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं एट नेशनल लेवल, एट ग्लोबल लेवल, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स is the study of particular markets and segments of economy. It looks at issues such as consumer behavior, individual labors, markets, and the theory of firms. गोया माइक्रो इकोनॉमिक्स ये दरहकीकत में अलग अलग जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स की स्टडी है। डिफरेंट सेगमेंट्स एक इकोनॉमी के क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर किस तरह बिहेव करता है, किस तरह वो अपनी लिमिटेड इनकम से अपनी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल लेबर किस तरह डिसीजन टेकअप करता है, हाउ टू टेक द डिसीजन रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ लेबर। इस तरह डिफरेंट किस्म की लेबर मार्केट्स हैं, कमोडिटी मार्केट्स हैं, जो कि कमोडिटी मार्केट्स जहां प्राइस का फैसला होता है, कमोडिटी मार्केट्स जहां दो फोर्सेस मौजूद होती हैं, डिमांड फॉर कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, और ये दोनों फोर्सेस मिलकर किसी भी कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। इन दी सेम वे द इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स, जहां कमोडिटी मार्केट्स की तरह अगेन दो फोर्सेस मौजूद हैं, डिमांड फॉर लेबर विच कम्स बाय द फर्म्स एंड द सप्लाई ऑफ लेबर विच कम्स बाय द लेबर्स देमसेल्व्स। इन दोनों के इंटरेक्शन से, इन दोनों के इक्विलिब्रियम से वेजेस विच इज़ द प्राइस ऑफ लेबर डिटरमाइन होती हैं। इसी तरह हम थ्योरीज ऑफ फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इसमें डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो गोया माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के सिंगल यूनिट्स को स्टडी करती है, बहुत ही माइक्रो लेवल पर स्टडी करती है, क्योंकि एक यूनिट को स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट इसके सेगमेंट्स हैं, कौन से माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि हम यहाँ स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी इज़ अ टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थ्योरी में हम देखते हैं कि हाउ द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जब प्राइस किसी भी कमोडिटी की एक दफ़ा डिटरमिन हो जाती है, जब इकोनॉमी में प्राइसेस डिटरमिन हो जाती हैं, तो किस तरह ये इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस करती हैं। यदि प्राइस on the base of the price mechanism, the important decisions of the economy
what to produce, how to produce, and for whom to produce are made on the basis of the prices. और कंज्यूमर बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर किस तरह मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करने में कामयाब हो जाता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स provides the guideline to the consumer how to maximize its satisfaction. It provides many laws, for example, the utility theory and the indifference curves. मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पेश की जाती हैं और ये इन थ्योरीज की मदद से एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने में कामयाब हो जाता है. कंज्यूमर के बिहेवियर को मुख्तलिफ तरीकों से स्टडी किया जाता है. इन द सेम वे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है द बिहेवियर ऑफ फर्म. फर्म का जो मकसद है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए फर्म्स क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकती है, उसको किस सूरत में कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि तमाम तर पॉलिसीज which leads to the maximization of profit are not suitable for all the situations. कोई पॉलिसी ऐसी हो जो किसी खास सिचुएशन के लिए जो है वो बेहतर होगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कमोडिटी की डिमांड में बहुत ज़्यादा लचक है तो आपको चाहिए कि कमोडिटी की प्राइस को कम करके आप अपनी रेवेन्यू और आप अपनी प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हैं. या अगर आपकी कमोडिटी की जो डिमांड है, जो आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी कम है, तो फिर आपको प्राइस को ज़्यादा करके आप अपनी रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट. देयर आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मार्केट्स. मार्केट वैसे एक ऐसा आप कह सकते हैं कि इवेंट है, एक फिनोमिनल है जो कि डिमांड और सप्लाई की जो है वो इक्विलिब्रियम से तय पाता है. एक इसमें हम डिफरेंट किस्म के माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ड्यूओपोली है. डिफरेंट किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर्स इसमें स्टडी किए जाते हैं. एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं. कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करना हो, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको किसी खास रेशियो से जो है वो एक जगह कंबाइन करने पड़ते हैं. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या मायने रखते हैं, इनकी क्या फीचर्स हैं, ये हम सब टॉपिक्स जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट में कवर करती है. Then we study about the theory of the distribution of wealth. चूँकि वेल्थ, जैसे कि मैंने पिछले भी आपको टॉपिक में बताया था पिछले लेक्चर में, कि वेल्थ से मुराद सिर्फ रुपया पैसा और प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वेल्थ जो है वो उससे मुराद ये है कि हर वैल्यूएबल चीज़ जो कि इंसान की किसी भी डिज़ायर को पूरा करने की सलाहियत रखती हो वो वेल्थ कहलाती है. वो है एनी वैल्यूएबल कमोडिटी. तो वेल्थ या सर्विस भी, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, क्योंकि वेल्थ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से पैदा की जाती है, इसीलिए वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, द रेंट ऑफ द लैंड एंड इन द सेम वे वेजेस ऑफ द लेबर एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ द कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. इस तरह इनकम जो है वो इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तकसीम हो जाती है. जी स्टूडेंट्स, ये हैं चंद इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, चंद इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन मेन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं. व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो डील्स विद द एग्रीगेट्स. ये बड़े बड़े मजमूआ जात से डील करती है, ये सिंगल यूनिट से डील नहीं करती, बट इट डील्स विद द एग्रीगेट्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी. It looks at aggregates variables such as aggregate demand, national output and the inflation. गोया ये इकोनॉमी को नेशनल लेवल पर स्टडी करती है, इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है. इकोनॉमी के छोटे छोटे यूनिट्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है. इसके अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, इसके टॉपिक्स में शामिल है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, बिजनेस फ्लक्चुएशंस, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड. अगर हम देखें व्हाट इज द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से मुराद, नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्रीज बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 year.
गोया एक साल के अरसे में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक मुल्क के अंदर या यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ मुल्क के बाहर भी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वो नेशनल इनकम जो है वो कहलाती हैं। इसके बहुत से कंसेप्ट्स हैं, ये हमारा एक पूरा यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और हम इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के तहत हम देखेंगे व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट और इसमें हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों पैदा हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब भी किसी बिजनेस में एम्प्लॉय किए जाते हैं दिस प्रोसीजर इज नोन एज दी एम्प्लॉयमेंट। और जब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोई भी जो है वो रोजगार नहीं मिलता तो इट इज़ नोन एज दी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज क्या हैं और इसको हम इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, इनको क्यों कर इन मसाइल को सॉल्व किया जा सकता है, ये भी हम इसमें देखेंगे। इन्फ्लेशन मीन्स दी जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस। ये वो लफ्ज़ है जो कि यकीनन आपने बहुत सुना हुआ है। इन्फ्लेशन आप सिंपल हम उसको अपनी जुबान में महंगाई भी कह सकते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स दी जनरल इंक्रीज इन दी प्राइसेस, प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ना। क्या इन्फ्लेशन वाकई इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है या कि डिफ्लेशन ज़्यादा नुकसानदेह है? फिर इन्फ्लेशन में हम देखते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में एक जनरल इंक्रीज शुरू हो जाता है, कौन से फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर इसके अलावा इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या होती हैं, इसमें यह भी देखा जाता है कि इन्फ्लेशन को किस तरह जो है वो दूर किया जा सकता है। आमतौर पर जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। ये इन्फ्लेशन की वजह एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारे पास जो मनी है, जो कि इकोनॉमी है किसी मुल्क की भी जो है वो अथॉरिटी क्रिएट करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मनी यानी रुपीस जो है वो इशू करता है। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि किसी एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो हम यहाँ इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के बड़े बड़े दो मसाइल के बारे में पढ़ते हैं और वो मसाइल हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये दो बड़े जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है। फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी के बारे में स्टडी करते हैं। मनी का जो है आगाज कैसे हुआ, बार्टर सिस्टम क्या था जिसमें कमोडिटीज को जो है जहां देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम आर दी मनीलेस इकोनॉमीज, और वहां जो है वो कमोडिटीज का बराह रास्त जो है वो कमोडिटीज से गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विद गुड्स। तो मनी का कंसेप्ट जो है वो हम इसमें जो है वो देखते हैं। फिर हम इसमें जो है देखते हैं कि मनी जो है वो किस तरह जो है वो क्रिएट होती है, उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। और इसके अलावा भी ये कि हम इसमें मनी की जो है वो क्रिएशन ऑफ जो है वो क्रेडिट मनी भी देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी भी स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में हम सारी का सारा बैंकिंग सिस्टम यानी कि कमर्शियल बैंकिंग, जैसे कि आम जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके भी रूल्स रेगुलेशंस को देखेंगे, हम उनके फंक्शंस को देखेंगे। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में स्टडी किया जाता है कि सेंट्रल बैंकिंग जो है वो कैसे वर्क करती है, कैसे मनी जो है वो इशू की जाती है। और इसके अलावा किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जैसे कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये किस तरह अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिटरमिन करता है और ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट की मदद से किस तरह हम अपनी इकोनॉमी के बड़े बड़े मसाइल जैसे कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि क्रेडिट मनी जो है वो किस तरह जो है वो जनरेट की जाती है थ्रू द बैंकिंग। फिर इसके अलावा हम इसमें बिजनेस फ्लक्चुएशंस को देखते हैं जिसको हम जो है वो ट्रेड साइकिल्स भी कहते हैं। इकोनॉमी कभी भी स्मूथली जो है वो रन नहीं करती। इकोनॉमी जब ग्रो करती है या मुसलसल डेवलपमेंट के प्रोसीजर से गुजरती है तो उसकी ये डेवलपमेंट या ग्रोथ का प्रोसीजर जो है वो स्मूथ नहीं होता, बल्कि इकोनॉमी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी तो ये देखने में आता है कि इकोनॉमी तेज़ी के साथ गर्म बाजारी का शिकार होती है, आमदनियाँ बढ़ रही हैं, रोज़गार बढ़ रहा है, डिमांड सप्लाई इन्वेस्टमेंट हर चीज़ बढ़ रही है। और कभी ऐसा देखने में आता है कि इकोनॉमी में आमदनी, रोज़गार, प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट सब कुछ तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है। गोया इकोनॉमी में मुसलसल फ्लक्चुएशंस आती हैं।
ये फ्लक्चुएशंस क्यों आती हैं, इनके पीछे कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम इनको जो है वो क्यों कर कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब बिजनेस फ्लक्चुएशंस के इम्पॉर्टेंट जो हैं वो सेगमेंट्स हैं। फाइनेंस, फिर हम इसमें फाइनेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, स्पेशली जो है वो इसमें हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में स्टडी करते हैं। हुकूमत के पास जो है वो किस तरह फाइनेंस कलेक्ट करती है, उसको जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो खर्च करती है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इकोनॉमी का तीसरा बड़ा सेक्टर है। इससे पहले जो दो बड़े सेक्टर्स हैं ये हाउस होल्ड्स कहलाते हैं और फर्म्स कहलाती हैं। हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड दी गवर्नमेंट सेक्टर, ये तीन जो हैं वो सेक्टर्स हैं। गवर्नमेंट ना सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से इनकम हासिल करती है, जैसे कि टैक्सेस से, गोया कि उसकी फिजिकल पॉलिसी दो बड़े हैंड्स पर मुश्तमिल होती है। एक तरफ वो कहाँ से आमदनी हासिल करती है और उसको कहाँ पर खर्च करती है, गोया कि उसके एक्सपेंडिचर्स और उसकी रेवेन्यू, ये उसकी फाइनेंस पॉलिसी का एक बहुत बड़े जो हैं वो दो बड़े हैंड्स हैं। चाहे हम फाइनेंस में देखते हैं कि वो किन किन जो है वो ज़राए से आमदनी हासिल करती है, जैसे कि उसके कुछ प्रोडक्टिव सोर्सेज भी होते हैं, कुछ नॉन प्रोडक्टिव सोर्सेज भी होते हैं। फिर इसके अलावा है इंटरनेशनल ट्रेड। आज के दौर में कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसको सेल्फ रिलायंस हासिल हो, उसे खुद कफालत हासिल हो, उसे हमेशा दूसरी इकोनॉमीज पर डिपेंड करना पड़ता है। चुनाचे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड आज के दौर का जो है वो बहुत ही कॉमन सा फिनोमिनन है। कहीं भी इकोनॉमी में जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी वाली सिचुएशन नहीं पाई जाती। चुनाचे इंटरनेशनल ट्रेड क्यों वकूफ़ पज़ीर होती है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड से पैदा होने वाले मसाइल को भी हम देखते हैं, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड दी डोमेस्टिक ट्रेड, इसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की बुनियाद पर जो स्पेशली मसाइल पैदा होते हैं वो उसमें एक बहुत बड़ा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट में चले जाना है। आप अक्सर सोचते होंगे, सुनते होंगे कि पाकिस्तान की अदायगियों का जो तवाज़ुन है वो गैर मुवाफिक हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट में चला गया। तो ये सब के सब जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक्स हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स आज के दौर का मजमून है और इसमें हम देखते हैं कि ये वो मसाइल हैं, देखे होंगे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी, ये उन हकीकतों से, उन फैक्टर्स और उन रियलिटीज़ से डील करती है जिसका सामना हमें न सिर्फ खुद अपनी ज़ात के अंदर भी है बल्कि अपनी सोसाइटी में भी हमें हर जगह ये इकोनॉमिक फैक्टर्स आम दिखाई देते हैं। हमें हर जगह इनसे डील करना है, चुनाचे इनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हियर इज़ दी comparison between the microeconomics and the macroeconomics. Microeconomics, as we know, deals with the single segments, while the macroeconomics deals with the aggregates. Microeconomics, it deals with the individual markets, while the macroeconomics deal with the whole economy. Individual markets, for example, the commodity markets, लेबर मार्केट, मनी मार्केट, इस तरह इंडिविजुअल मार्केट से ये डील करती है। जबकि जो होल इकोनॉमी है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज अ होल जो है वो डिस्कस करती है। इंडिविजुअल मार्केट्स में हम हर मार्केट्स की जो है वो अलग अलग डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे सामने जो है वो वीट की मार्केट है, वीट की जो है ये डिमांड है और ये वीट की सप्लाई है, दोनों के कम्बिनेशन से, दोनों की इक्विलिब्रियम से वीट की प्राइस डिटरमिन होगी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी खास इंडिविजुअल मार्केट को स्टडी नहीं करते बल्कि हम यहाँ पूरे मुल्क की एज अ होल प्रोडक्शन को सामने रखते हैं, यानी मुल्क में एज अ होल इस साल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, सिर्फ और सिर्फ वेट को नहीं देखेंगे, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मार्केट के अंदर देखा। तो ये एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिर इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ अ गुड, कि एक शय की कीमत का जो है वो क्या असर हो सकता है। एक शय की जो है वो प्राइस, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, वो कैसे तय पाती है, डिमांड एंड सप्लाई की जो है वो इक्विलिब्रियम से डिसाइड होती है। फिर ये जो प्राइस है ये अगर इकोनॉमी पर किस तरह अफेक्ट करती है,
किस तरह एक ही कमोडिटी की प्राइस जो है वो उस कमोडिटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का भी फैसला करेगी। इसी तरह जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस जो हैं वो प्रोडक्शन टेक्निक का फैसला करेंगी। तो इस तरह प्राइसेस किस तरह जो है वो क्या इफेक्ट रखती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस लेती हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी खास एक कमोडिटी की प्राइस को डिस्कस नहीं करते, ना हम उसकी डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ हम ओवरऑल इन्फ्लेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज द जनरल प्राइस लेवल। हम इन्फ्लेशन में जो है वो एक इकोनॉमी का जो है वो जनरल प्राइस लेवल जो है वो उसको देखते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो क्यों कर पैदा हो जाती है, इसके आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को जो है ख़त्म करने के लिए हम इन्फ्लेशन से रिलेटेड इन्फ्लेशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो है वो बेसिक फ़र्क ये है कि यहाँ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक शेयर की प्राइस पर बहस भी करते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन भी देखते हैं, उसके इफेक्ट्स भी देखते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक शेयर की प्राइस नहीं देखी जाती, बल्कि ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो देखा जाता है। इन द सेम वे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लेबर जस्ट। वैसे हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन अगर हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई एक फैक्टर ले लें, जैसे कि लेबर जो है उसकी मार्केट में हम देखते हैं कि डिमांड फॉर लेबर से क्या मुराद है, और इसको डिटरमिन करने वाला फैक्टर कौन सा है, और इसी तरह सप्लाई ऑफ लेबर किसकी तरफ से आती है, ज़ारा लेबर्स की तरफ से आती है, और इसको जो है वो कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, और फिर किस तरह इनकी कम्बिनेशन से, इनकी इक्विलिब्रियम से वेजेस की जो है वो डिटर्मिनेशन होती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में यकीनन पढ़ते हैं, लेकिन ये हम मैक्रो लेवल पर पढ़ते हैं, यानी ओवरऑल जो है वो डिमांड फॉर लेबर या सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, और इसमें जो है वो हम एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट जैसे एक बहुत बड़े संगीन मसले को भी देखते हैं कि इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं और इनको क्यों कर जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इन दी सेम वे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर के बारे में देखते हैं, यानी हम डिमांड के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हम डिमांड देखते हैं फ्रॉम अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर प्राइसेस के में चेंजेस को किस तरह जो है वो रिस्पॉन्स देता है। हम डिमांड, एक सिंगल कमोडिटी की डिमांड और एक सिंगल कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो स्टडी करते हैं। अगरचे हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, हम इसी स्टडी को हम सब जो है वो कंज्यूमर के बारे में सेम जनरलाइज कर देते हैं, लेकिन दर हकीकत हम एक ही कंज्यूमर या एक ही इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह वो अपनी लिमिटेड इनकम से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को पूरा करता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम डिमांड को स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ एक फर्द की डिमांड नहीं है, यहाँ कोई मार्केट डिमांड नहीं है, बल्कि यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करते हैं, यानी ओवरऑल तमाम तर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड। और इस एग्रीगेट डिमांड को हम दो बड़े हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, यानी डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड। कंजम्पशन गुड्स की डिमांड जो कि हमारी सी यानी कंजम्पशन कहलाती है, और इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड जो कि आई कहलाती है। वो एग्रीगेट डिमांड में हम ओवरऑल जो है वो पूरी नेशन की जो है वो कंज्यूमर गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स के लिए जो है वो डिमांड देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी एक आम कमोडिटी की सप्लाई से जो है वो क्या मुराद है, और उसकी सप्लाई जो है उसको डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, किस तरह ये किसी कमोडिटी की प्राइस की डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करती है। जबकि जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो हम सिर्फ एक कमोडिटी की जो है वो सप्लाई को नहीं देखते, बल्कि हम ओवरऑल जो है वो तमाम तर इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको देखते हैं कि इकोनॉमी क्या इस वक्त जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस करे या नहीं करे, और ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, वो तमाम तर जितनी भी एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी मिकदार कितनी है, वो टोटल हमारी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसी मुल्क की नेशनल इनकम के बराबर होती है। इसमें किसी भी इकोनॉमी की टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी देखी जाती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड, किसी एक कमोडिटी की सप्लाई पर को डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बगैर नामुकम्मल है और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बगैर।
क्योंकि अगर हमें अपने मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स का इल्म नहीं होगा तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमें सिंगल यूनिट्स के बारे में नहीं मालूम तो हम एग्रीगेट लेवल पे उन्हीं फैक्टर्स को बेहतर तौर पर स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे के लिए लास्ट